वो क्या भैया में स्वागत है। नमस्कार। यहाँ वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल, अंग्रेजी शब्दों को सीखना अब देखिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। और आज के इस सत्र में हम फिर से लेकर आए हैं 10 नए अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जो मतलब रोजमर्रा की बातचीत में, लिखने पढ़ने में काफी काम आ सकते हैं। और हम इन्हें सिर्फ रटेंगे नहीं, है ना, हर शब्द का अंग्रेजी और हिंदी अर्थ समझेंगे। उसके जैसे और कौन से शब्द हैं, मतलब सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स। और सबसे जरूरी कि वाक्यों में उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये उदाहरणों के साथ सीखेंगे। और भाई, जैसा कि हमारा स्टाइल है, अंत में इन सभी सीखे हुए शब्दों को जोड़कर एक मजेदार कहानी भी सुनेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज की ये शब्दों की यात्रा। हाँ बिल्कुल। तो आज का पहला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो अब हम पहले शब्द पर हैं। हमारा पहला शब्द है अपॉल। APPAL। अपॉल। सुनने में थोड़ा गंभीर सा लगता है। इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है? इसका अंग्रेजी अर्थ है टू शॉक और हॉरिफाई ग्रेटली। अच्छा, यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा सदमा लगना या डर जाना। तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? भयभीत करना। हाँ, हिंदी में कह सकते हैं भयभीत करना, या फिर बुरी तरह चौंका देना। जब कोई घटना या कोई सीन देखकर मन एकदम दहल जाए ना, या बहुत बुरा लगे, तब ये शब्द इस्तेमाल होता है। समझ गई। जैसे कोई भयानक हादसा देखकर लोग अपॉल्ड हो जाते हैं। इसके कुछ समानार्थी शब्द, मतलब सिनोनिम्स भी होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं शॉक, हॉरिफाई, डिस्मे, एस्टोनिश। ये सारे शब्द भी करीब करीब वही भाव दिखाते हैं, सदमा, डर या गहरी निराशा। ठीक है, अब वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। जरूर। पहला उदाहरण है, द क्रूअल्टी ऑफ द सोल्जर्स वुड अपॉल एनी ह्यूमन बीइंग। मतलब सैनिकों की क्रूरता किसी भी इंसान को भयभीत कर देगी। ये तो काफी दमदार वाक्य है। हाँ। दूसरा उदाहरण देखें, I was appalled to see the dirty state of the hospital। यानी अस्पताल की गंदी हालत देखकर मैं चौंक गया था, या मुझे बहुत धक्का लगा। बिल्कुल सही इस्तेमाल है। SEWPIL यानी गहरा सदमा या भय। एकदम सही। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे शब्द की ओर। हाँ ठीक है, तो अब बारी है हमारे दूसरे शब्द की, और ये शब्द है स्क्रम्शियस। SCRUMPTIOUS। अरे वाह, स्क्रम्शियस। ये शब्द सुनते ही तो जैसे कुछ अच्छा खाने का मन कर गया। बिल्कुल सही पकड़ा। इसका अंग्रेजी अर्थ ही है एक्सट्रीमली डिलिशियस एंड डिलाइटफुल। अच्छा, यानी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, लजीज। अरे वाह, मतलब जब कोई चीज खाने में एकदम लाजवाब हो, मजा आ जाए खाकर। हाँ एकदम। हिंदी में स्वादिष्ट या लजीज कह सकते हैं। सोचिए गर्मा गर्म जलेबी, या किसी शादी का वो बढ़िया वाला खाना। उफ, क्या याद दिला दिया। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके समानार्थी शब्द भी उतने ही मजेदार हैं। टेस्टी, डिलेक्टेबल, माउथ वाटरिंग, यमी। ये सब स्वादिष्ट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। माउथ वाटरिंग तो बिल्कुल सही है। अब इसके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। पहला उदाहरण, The cake she baked was absolutely scrumptious। मतलब उसने जो केक बनाया था वो वाकई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। तारीफ करने के लिए तो ये बढ़िया शब्द है। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण, We enjoyed a scrumptious dinner at the wedding। यानी हमने शादी में एक लजीज डिनर का आनंद लिया। तो स्क्रम्शियस मतलब बेहद स्वादिष्ट, ये तो याद रहेगा। बढ़िया। चलिए अब देखते हैं तीसरा शब्द क्या है हमारे पिटारे में। हाँ, तो अब हम तीसरे शब्द पर हैं, और तीसरा शब्द है फ्रैकस। FRACAS। फ्रैकस। ये सुनने में कैसा लग रहा है? शांति वाला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसका अंग्रेजी अर्थ है अ नॉइजी क्वारल और फाइट। अच्छा, मतलब शोर शराबे वाला झगड़ा, मारपीट या हंगामा। अच्छा, जैसे सड़क पर होने वाली तू मैं जैसा। हाँ, या उससे थोड़ा ज्यादा भी समझ लो। हाँ। हिंदी में इसे झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद या हंगामा कह सकते हैं। हाँ। जहाँ शोर ज्यादा हो और लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। समझ गई? अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके समानार्थी शब्द हैं ब्रॉल, फाइट, क्लैश, स्कफल। ये सभी शब्द भी लड़ाई झगड़े या हाथापाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रॉल और स्कफल खास तौर पर मारपीट के लिए। ठीक है, अब देखें इसे वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला वाक्य, अ फ्रैकस ब्रोक आउट बिटवीन द टू ग्रुप्स इन द स्ट्रीट। यानी सड़क पर दो गुटों के बीच झगड़ा या मारपीट शुरू हो गई। दूसरा वाक्य,
Police arrived quickly to stop the fracas at the bar. मतलब बार में हुए हंगामे को रोकने के लिए पुलिस जल्दी पहुंच गई। तो FRACAS मतलब एक शोरगुल वाला झगड़ा या हंगामा। सही। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम चौथे शब्द पर हैं। ये शब्द है रीबफ, REBUFF। रीबफ। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ रोकने जैसा? इसका अंग्रेजी अर्थ है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज ब्लंटली। अच्छा, ब्लंटली मतलब रूखेपन से या सीधे सीधे? तो हिंदी में हुआ ठुकराना या साफ इनकार कर देना। हाँ बिल्कुल। जब कोई किसी की मदद या कोई प्रस्ताव या कोई रिक्वेस्ट उसको बिना किसी नरमी के सीधे मना कर दे, थोड़ा कठोर लग सकता है ये। जैसे किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सामने वाले ने झिड़क दिया। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके समानार्थी हैं रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनाई, स्नब। स्नब का मतलब भी होता है नजरअंदाज करना या थोड़ा अपमानजनक तरीके से मना करना। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला, His proposal was rebuffed by the committee. यानी उसके प्रस्ताव को समिति ने ठुकरा दिया। सीधा और सपाट इनकार। दूसरा उदाहरण, She tried to help but was rebuffed rudely. मतलब उसने मदद करने की कोशिश की लेकिन उसे रूखेपन से मना कर दिया गया। तो रीबफ यानी रूखा इनकार। एकदम, ये शब्द याद रखना चाहिए, खासकर जब कोई आपकी बात ना माने। खैर हाँ, चलिए अब पांचवें शब्द पर आते हैं। हाँ, तो अब हम पांचवें शब्द पर हैं और ये शब्द है कैविल, CAVIL। कैविल, ये थोड़ा अनोखा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका अंग्रेजी अर्थ है टू मेक पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस। पेटी मतलब तुच्छ या छोटी मोटी, और अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी। तो हिंदी में हुआ बाल की खाल निकालना या छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करना। एकदम सही। जब कोई काम की बात छोड़कर बेकार की छोटी छोटी कमियां निकालता रहे या बेवजह की आपत्तियां उठाए तो उसे कैविल करना कहते हैं। अच्छा, समझ गया। जैसे कोई खाने में 100 अच्छाइयां छोड़कर कहे कि भाई नमक जरा सा कम था। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके समानार्थी हैं क्विबल, क्रिटिसाइज, निटपिक, फाइंड फॉल्ट। निटपिक शब्द भी काफी इस्तेमाल होता है इसी मतलब के लिए, छोटी छोटी गलतियां ढूंढना। हाँ, निटपिक तो सुना है। अब कैविल के उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, He always cavils at minor details. यानी वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करता है। ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहता है कई बार। हाँ बिल्कुल। दूसरा वाक्य, Instead of helping, she cavilled about small mistakes. मतलब मदद करने के बजाय वो छोटी छोटी गलतियों पर कमी निकालती रही। तो कैविल मतलब बेवजह की नुक्ताचीनी। सही पकड़ा। अब आते हैं अगले शब्द पर। ठीक है, अब हम छठे शब्द पर हैं। ये शब्द है लिस्टलेस, LISTLESS। लिस्टलेस, इसमें लिस्ट है पर मतलब सूची से जुड़ा नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अंग्रेजी अर्थ है लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। अच्छा, यानी जब किसी में बिल्कुल जान न हो, कोई जोश या उत्साह न हो। हिंदी में क्या कहेंगे? सुस्त। हिंदी में कह सकते हैं उत्साहहीन, सुस्त, निढाल या थकाहारा। जब कोई बहुत बीमार हो या बहुत थक गया हो या किसी बात से बहुत उदास हो तो वो लिस्टलेस हो सकता है। जैसे गर्मी में दोपहर के वक्त महसूस होता है कभी कभी। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके समानार्थी शब्द हैं लेजी, हालांकि ये थोड़ा स्वभाव जैसा होता है, वियरी, थका हुआ, डल, नीरस, लेथार्जिक, सुस्त। लेथार्जिक काफी करीबी शब्द है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। पहला, He felt listless after the long day's work. यानी दिन भर के लंबे काम के बाद वो सुस्त या निढाल महसूस कर रहा था। ये तो आम बात है। हाँ, दूसरा उदाहरण, The listless students showed no interest in the lecture. मतलब उत्साहहीन छात्रों ने लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शायद लेक्चर बोरिंग था। हाँ, हो सकता है। तो लिस्टलेस मतलब बिना ऊर्जा या जोश के, सुस्त। समझ गए। चलो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ठीक है, अब बारी है हमारे सातवें शब्द की। ये है वैसिलेट, VACILLAT। वैसिलेट, ये सुनने में थोड़ा हिलने डुलने जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल। इसका अंग्रेजी अर्थ है टू वेवर बिटवीन चॉइसेस, बी इनडिसाइसिव। अच्छा, वेवर मतलब डगमगाना और इनडिसाइसिव मतलब जो फैसला ना कर पाए। हाँ, तो हिंदी में हुआ डगमगाना, हिचकिचाना या असमंजस में रहना। हाँ, जब कोई दो विकल्पों या दो विचारों या रास्तों के बीच पक्का फैसला नहीं कर पाता, कभी इधर झुकता है कभी उधर, तो वो वैसिलेट कर रहा होता है। समझ गया। जैसे कोई समझ ना पाया कि करियर में क्या करे, ये कोर्स करे या वो। इसके सिनोनिम्स? इसके समानार्थी हैं वेवर,
hesitate, fluctuate, dither। ये सभी शब्द दुविधा, हिचकिचाहट या अस्थिरता दिखाते हैं। ठीक है, अब उदाहरणों से और साफ हो जाएगा। पहला वाक्य, He vacillated between studying law or medicine। यानी वो कानून पढ़ने या मेडिसिन पढ़ने के बीच डगमगा रहा था या असमंजस में था। ये तो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, Don't vacillate, take a firm decision। मतलब डगमगाओ मत, एक पक्का फैसला लो। ये तो अच्छी सलाह है। तो वैसिलेट मतलब फैसला न कर पाना, डगमगाना। एकदम सही। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम 8वें शब्द पर हैं। ये है comestible, COMESTIBLE। Comestible, इसमें ईट जैसा कुछ छुपा है क्या? कुछ खाने से जुड़ा हुआ? बिल्कुल। कॉम मतलब साथ और एस्टेबल लैटिन इदेरा से जुड़ा है, जिसका मतलब है खाना। तो इसका अंग्रेजी अर्थ है समथिंग दैट कैन बी ईटन, एडिबल। अरे वाह, यानी कोई भी चीज जो खाई जा सके। हिंदी में क्या कहेंगे? खाने योग्य या खाद्य? हाँ, खाने योग्य वस्तु, खाद्य पदार्थ। ये थोड़ा फॉर्मल शब्द है वैसे। रोजमर्रा की बातचीत में फूड या एडिबल ज्यादा चलता है, पर कॉमेस्टेबल भी पता होना चाहिए। अच्छा, मतलब खाने की कोई भी चीज। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके समानार्थी हैं एडिबल, जो सबसे आम है, फूड, नरिशमेंट, विक्चुअल। ये थोड़ा पुराना शब्द है, आजकल कम यूज होता है। ठीक है, अब इसके वाक्य देखते हैं। पहला उदाहरण, द शॉप सेल्स वेरियस कॉमेस्टेबल्स फॉर ट्रैवलर्स। यानी दुकान यात्रियों के लिए विभिन्न खाने योग्य वस्तुएं बेचती है, जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह। हाँ। दूसरा उदाहरण, नॉट एवरी मशरूम इन द फॉरेस्ट इज कॉमेस्टेबल। मतलब जंगल में उगने वाला हर मशरूम खाने योग्य नहीं होता, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। हाँ। ये तो जरूरी जानकारी है। हाँ। तो कॉमेस्टेबल यानी खाने लायक चीज। बिल्कुल। अब बस 2 शब्द और बचे हैं। चलिए 9वें शब्द पर आते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब हम 9वें शब्द पर हैं और ये शब्द है अमॉर्फस, AMORPHOUS। अमॉर्फस, मॉर्फ का मतलब रूप या आकार होता है, और ए मतलब बिना। तो क्या इसका मतलब बिना आकार के है? क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। इसका अंग्रेजी अर्थ है विदाउट अ क्लियर शेप और फॉर्म। अच्छा, हिंदी में कहेंगे निराकार, आकारहीन, या जिसका कोई निश्चित रूप न हो। हाँ, जैसे पानी या हवा का अपना कोई शेप नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वैसा रूप ले लेता है, या फिर धुंध, बादल वगैरह। समझ गया, कोई ठोस शक्ल न होना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स है शेपलेस, फॉर्मलेस, अनस्ट्रक्चर्ड, अनडिफाइंड। ये सभी शब्द बिना आकार या अस्पष्ट रूप का भाव देते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, द क्लाउड लुक्ड लाइक एन अमॉर्फस ब्लॉब। यानी बादल एक आकारहीन धब्बे जैसा दिख रहा था। बिल्कुल सही। दूसरा वाक्य, हिज आइडियाज वर अमॉर्फस एंड लैक्ड क्लैरिटी। ओहो, मतलब उसके विचार आकारहीन थे और उनमें स्पष्टता की कमी थी। ये तो मतलब विचारों या योजनाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी जब प्लान अभी धुंधला हो, साफ ना हो। हाँ बिल्कुल। तो एमॉर्फस मतलब जिसका कोई स्पष्ट आकार या रूप न हो। बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी यानी 10वें शब्द पर। बिल्कुल ठीक है, अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये शब्द है रैवेजिंग, RAVAJING। रैवेजिंग, ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है, कुछ तबाही जैसा। हाँ, इसका मतलब वैसा ही कुछ है। अंग्रेजी अर्थ है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। यानी बहुत ज्यादा नुकसान या तबाही मचाने वाला। हिंदी में क्या कहेंगे? विनाशकारी। हाँ, विनाशकारी, उजाड़ने वाला, तबाही मचाने वाला। ये शब्द अक्सर बाढ़, तूफान, युद्ध या किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो बड़े पैमाने पर बर्बादी करे। समझ गया, जैसे कोई तूफान किसी इलाके को रैवेज कर देता है। इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉइंग, डेविस्टेटिंग, रुइनिंग, रेकिंग। डेविस्टेटिंग शब्द भी काफी इस्तेमाल होता है इसी अर्थ में। ठीक है, अब इसके उदाहरण वाक्य देखते हैं। पहला, The storm was ravaging the coastal town. यानी तूफान तटीय शहर में तबाही मचा रहा था। दूसरा, War leaves behind a ravaging effect on humanity. मतलब युद्ध मानवता पर एक विनाशकारी प्रभाव छोड़ता है। ये तो बिल्कुल सच है। तो रैवेजिंग मतलब विनाशकारी या तबाही मचाने वाला। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। हमने उनका मतलब समझा, सिनोनिम्स देखे और वाक्यों में प्रयोग भी सीखा। हाँ, एपॉल, स्क्रम्शियस, फ्रैकस, रीबफ, केवल, लिस्टलेस, वैसिलेट, कमेस्टेबल, अमॉर्फस और रेवेजिंग।
अब बारी है उस कहानी की जिसका सबको इंतजार रहता है। बिल्कुल। तो ध्यान से सुनिए, इस कहानी में ये सभी 10 शब्द आएंगे और हाँ, इसमें थोड़ी हंसी और थोड़ी सीख भी मिलेगी। अरे वाह, फिर तो मजा आएगा। शुरू कीजिए। तो कहानी कुछ यूं है। शहर के बाजार में शाम ढल रही थी, माहौल शांत था। तभी अचानक एक जोरदार फ्रैकस झगड़ा शुरू हो गया। 2 सब्जी वाले बासी कमेस्टेबल्स खाने की चीजों को लेकर आपस में भिड़ गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्राहक एकदम अपॉल हो गए। अरे भाई शांत हो जाओ, किसी ने कहा, पर कौन सुनता। तो हो बाजार में हंगामा। फिर क्या हुआ? उसी वक्त एक बेचारा मुसाफिर थका हारा और भूखा बाजार में आया। सोचा शायद कोई स्क्रम्पशियस चीज खाने को मिल जाए। उसने पास के नान वाले से रोटी मांगी, पर वो नान वाला झगड़े में इतना मशगूल था कि उसने मुसाफिर को बुरी तरह रिबफ कर दिया। बेचारा मुसाफिर एकदम लिस्टलेस होकर एक कोने में बैठ गया, बड़ा निराश। हाँ, बेचारा मुसाफिर। तभी वहां से एक हंसमुख फकीर गुजर रहे थे। उन्होंने मुसाफिर को देखा और पास आकर एक रोटी दी। बोले, बेटा, छोटी छोटी बातों पर केवल करने से क्या हासिल? अरे ये दुनिया गोल क्यों है? मुसाफिर ने हैरानी से देखा। फकीर बोले, ताकि हर कोने में ठेला लगा सके। हाँ, फकीर तो मजाकिया निकले। फिर मुसाफिर हंस पड़ा। फकीर ने फिर कहा, देखो, जिंदगी में सुख दुख आते जाते हैं। हिम्मत और नाउमीदी के बीच वैसिलेट मत करो, हौसला रखो। मुसाफिर उनकी बातें सुन रहा था, तभी आसमान पर काले अमोफस बादल छाने लगे। अरे, कहानी में ट्विस्ट। हाँ, और देखते ही देखते रैवेजिंग हवाओं के साथ भयानक तूफान आ गया। दुकानों की छतें उड़ने लगी, पेड़ गिरने लगे, पूरा बाजार तहस नहस हो गया। वो झगड़ रहे सब्जी वाले भी अब अपनी जान बचा रहे थे। बाप रे, भयानक तूफान। लेकिन इस तबाही में इंसानियत जागी। लोगों ने झगड़े भुला दिए। सबने मिलकर जो भी बची खुची कॉमेस्टेबल्स थी इकट्ठी की और जरूरतमंदों में बांटी। उस मुसाफिर को भी गरम दाल रोटी मिली। भले ही वो शाही खाने जितनी स्क्रम्पशियस ना हो, पर उस वक्त अमृत जैसी थी। लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। वाह, मुश्किल वक्त ने सबको एक कर दिया। बिल्कुल। तूफान थमा तो पीछे तबाही के निशान थे, पर लोगों के दिलों में एकता और हौसला था। उन्होंने सीखा कि रोज के झगड़े, एक दूसरे को रिबफ करना, छोटी बातों पे कैवल करना, ये सब बेकार है जब असली रैवेजिंग मुसीबत सामने हो। सही बात है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, लाइफ विल टेस्ट यू विथ रैवेजिंग स्टॉर्म्स एंड अपॉलिंग मोमेंट्स, बट रिमेंबर, इवन द सिंपलेस्ट कमेस्टेबल ऑफ होप कैन मेक यू रेजिलिएंट। यानी जीवन आपको विनाशकारी तूफानों और भयभीत करने वाले क्षणों से परखेगा, लेकिन याद रखें, आशा की सबसे सरल खाने योग्य वस्तु यानी थोड़ी सी उम्मीद भी आपको लचीला बना सकती है। और हाँ, कभी लिस्टलेस मत होना, हमेशा चलते रहना, भले ही रास्ता एमॉर्फिस क्यों ना लगे। वाह, क्या कहानी थी। इसमें एक्शन था, ड्रामा था, कॉमेडी थी और सबसे जरूरी एक बढ़िया सीख भी। मजा आ गया। सारे शब्द भी कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। हाँ, कोशिश यही थी कि कहानी मजेदार भी हो और शब्द याद भी रह जाए। और अब कहानी के बाद एक छोटा सा मजाक तो बनता है। तैयार? हमेशा। टीचर, व्हाई डिडंट यू ईट द एप्पल? स्टूडेंट क्या कहता है? स्टूडेंट, बिकॉज इट वॉज amorphous, I couldn't tell if it was an apple or a potato. हाँ, ये बढ़िया था। एमॉर्फस सेब। बेचारा टीचर भी सोच में पड़ गया होगा कि ये सेब है या आलू। तो ये था आज का हमारा शब्दों का सफर। हाँ, चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए शब्दों को दोहरा लेते हैं। अपॉल, भयभीत करना, स्क्रम्पशियस, स्वादिष्ट, फ्रैकस, झगड़ा हंगामा, रीबफ, ठुकराना, कैवल, नुक्ताचीनी करना, लिस्टलेस, उत्साही सुस्त, वैसिलेट, डगमगाना हिचकिचाना, कमेस्टेबल, खाने योग्य वस्तु, अमॉर्फस, आकारहीन और रैवेजिंग, विनाशकारी। उम्मीद है ये शब्द सुनने वालों को पसंद आए होंगे और याद भी रहेंगे। और अब आज का मजेदार सवाल हमारे श्रोताओं के लिए। इन 10 शब्दों में से कौन सा शब्द उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर आज सीखे गए किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल करके अपना एक वाक्य बनाकर देखें। कमेंट्स में बता सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी ज्ञानवर्धक और मजेदार सत्रों के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों और एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए। बिल्कुल।
नमस्कार।